हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉगरिथम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहा हूँ। शायद आप लोगों ने ये चैप्टर मैथ्स में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन ये फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी आपको, वो इन जनरल होती है y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, या फिर अगर इसको ऐसे लिखें y इज इक्व टू ए एक्स प्लस बी। आपको यही याद रखनी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन होती है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर उस एक्सप्रेशन में 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर के बाद क्या आता है? 2 डिग्री, तो मतलब क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? y इज इक्व टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर ये y जो है 0 के बराबर हो जाए, तो 0 इज इक्व टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू 0। तो अब देखिए, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिस एक्स की, जिन वैल्यूज़ मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज़ एक्स की होती हैं जिन वैल्यूज़ के लिए ये एल एच एस जो है ज़ीरो बन जाए। मतलब एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जिनके लिए ज़ीरो बन जाए, उनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच LHS of above equation becomes 0 are known as roots या फिर zeros of quadratic equation। ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए ये LHS 0 बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए, 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो मैक्सिमम इसके 2 रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 2 वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए ये 0 बने। तो मान लेते हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। सपोज लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो फिर हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? ये होता है -b/a के बराबर। ठीक है, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे कैसे होता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस नाम का एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। मैं अभी डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो सम ऑफ रूट होता है -b/a। यहाँ पर a b c क्या है? कांस्टेंट है ना। a b एंड c आर कांस्टेंट्स। ठीक है, और a नॉन जीरो होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा बीटा, ये किसके बराबर होगा? c/a के। समझ आया? अब देखिए, अगर आपसे डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछा जाए, डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए, बीटा माइनस अल्फ़ा या अल्फ़ा माइनस बीटा, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, ये कैसे लिख पाया मैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसमें -4 अल्फ़ा बीटा कर देंगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो और वो क्या होता है? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसलिए मैं ऐसा लिख पाया
तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये अल्फ़ा और बीटा अभी तो हमने मान लिया कि ये रूट्स हैं इक्वेशन के, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके आपको रूट्स निकालने हैं। तो इसके रूट्स होते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। मतलब डायरेक्टली एक ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। रूट्स मतलब ऐसी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है एक्स की जिसके लिए LHS ज़ीरो हो जाए। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से? देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, है ना। तो देखिए माइनस बी कितना होगा, बी की वैल्यू -8 है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी कितना है 12, तो 4 इंटू 1 इंटू 12 कितना होगा 48 माइनस 48 अपॉन 2 इंटू ए, और ए कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2। तो कितना लिखेंगे हम 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 48 होता है 16 अपॉन 2, तो कितना 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, तो एक आएगा 8 माइनस 4 अपॉन 2 और दूसरा आएगा 8 प्लस 4 अपॉन 2, मतलब 2 और 8 6। समझ में आया? तो मतलब 2 और 6 पर ये x की वैल्यू 2 और 6 पर ये ज़ीरो हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो आप क्या चेक भी कर सकते हैं, जैसे 6 रखेंगे अगर हम यहाँ, तो 6 स्क्वायर 36 और 12 कितना हुआ 48 माइनस 48 इज इक्व टू ज़ीरो। ऐसे 2 पर चेक करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 12 कितना 16 माइनस 8 इंटू 2 मतलब ज़ीरो। समझ में आया? और आप चेक भी कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स कितना है 8, तो माइनस बी बाई ए, देखिए माइनस ऑफ -8 अपॉन 1, तो वो चेक हो रहा है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 12, तो देखिए सी अपॉन ए। ठीक है, तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ में आया। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस डी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, अगर ये डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है तो टू कोइंसिडेंट रूट्स आएंगे, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट्स किसके माइनस बी अपॉन 2a के बराबर हो जाएंगे। और अगर डी अगर लेसर देन ज़ीरो होता है तो टू इमेजिनरी रूट्स आएंगे, क्योंकि डी लेसर देन ज़ीरो हो गया तो फिर ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इमेजिनरी रूट्स हैं। तो अब हम ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ठीक है, तो
ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अब देखिए जैसे मैं बोलूँ कि रूट्स, तो रूट्स का क्या मतलब होता है, एक्स की उन वैल्यू पर जिनके लिए ये आर एच एस ज़ीरो हो जाए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब वाई भी ज़ीरो है। समझ में आया? तो अगर वाई ज़ीरो हो रहा है तो इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मतलब अगर इस एक्सप्रेशन का आपको ग्राफ प्लॉट करने दिया जाए तो जिस जगह पर वाई ज़ीरो होगा मतलब वो एक्स की वैल्यूज़ रूट्स होंगी उस इक्वेशन की। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा इसका, ये जिस जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है, यहाँ पर वाई ज़ीरो होता है हमेशा इस पूरी इक्वेशन में। तो इसका जो ग्राफ होगा तो जो भी इसके रूट्स होंगे वो उसी एक्स पर ये कट करना चाहिए ग्राफ। समझ में आया? मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो पॉइंट क्या होंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन होंगे, क्योंकि उसी पॉइंट पे वाई ज़ीरो होगा। समझ में आया? अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला बनता है, पैराबोलिक कर्व। ये बहुत सारे तरीके के कर्व्स होते हैं, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे, जैसे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो अभी के लिए आप बस नाम याद रखिए कि इसके ग्राफ का नाम क्या होता है, पैराबोला। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब भी लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका ग्राफ बनेगा पैराबोला। तो देखिए कैसे बनता है पैराबोला। इसका शेप इस तरीके का होता है, कुछ यू शेप का होता है, हालांकि कर्व परफेक्ट यू नहीं होता, डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब वी शेप, वी और यू का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके दो केसेस में ग्राफ बनते हैं। केस फर्स्ट, एंड ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो कॉनकेव अपवर्ड्स बनता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए डी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो दो रूट्स आते हैं, तो इसका मतलब दो जगह कट करना चाहिए एक्स एक्सेस को इस तरीके से। तो एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। समझ में आया? दो जगह कट कर रहा है इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर सिर्फ एक जगह कट करे तो मतलब एक ही जगह पे वाई ज़ीरो हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल रूट्स हैं, दोनों एक ही जगह लाई कर रहे हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। और अगर ये किसका है, डी इक्वल टू ज़ीरो, और अगर डी लेसर देन ज़ीरो है तो फिर ऊपर से ही निकल जाएगा ग्राफ। ठीक है, मतलब एक्स एक्सेस को कट ही नहीं करेगा, इसका मतलब कहीं कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इमेजिनरीली कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। तो ये केस फर्स्ट था जिसके लिए कॉनकेव अपवर्ड्स था। ऐसे ही केस सेकंड क्या है, जब ए लेसर देन ज़ीरो है ना, ये याद रखना है। ए ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड्स। ए लेसर देन ज़ीरो के लिए क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। और सेम यही थ्योरी रहती है, मतलब डी लेसर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो इस तरीके से अल्फ़ा और बीटा, डी इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इस तरीके से अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, टच करके जाएगा जस्ट, और डी लेसर देन ज़ीरो होगा तो इस तरीके से। तो ये ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, तो आई होप आपको समझ में आया। तो अब हम लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। चलिए लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लॉगरिथम समझाने के लिए पहले मैं कुछ ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसको पढ़ने की। तो देखिए लॉगरिथम क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपको कभी ग्राफ बनाना है कुछ, तो उस ग्राफ में मान लीजिए जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, तो लॉग क्या करता है, अगर आप उस नंबर का लॉग ले लेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाती है, तो ग्राफ बनाना आसान होता है। तो लॉग क्या करता है, इट श्रिंक्स द वैल्यू, इट श्रिंक्स द लार्ज नंबर्स। ठीक है, मतलब बड़े बड़े नंबर्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है, तो इसलिए ये वन ऑफ द पर्पज़ है जिसके लिए ये लॉग हम पढ़ते हैं। हालांकि और बहुत सारे पर्पज़ हैं, ये मैंने बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि इसकी वजह से हम पढ़ते हैं ऐसा। हालांकि आप कई सारे फार्मूले फिजिक्स में पढ़ेंगे जहाँ लॉग यूज़ होता है डायरेक्टली, तो एक कारण वो भी है, इसलिए हम लॉग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे, इसका मतलब क्या होता है।
तो देखिए अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए लॉग ऑफ 3 मान लीजिए लॉग ऑफ 8 इज इक्व टू 3, मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको देखकर आपको क्या समझ में आएगा? इसका मतलब होता है 2 की पावर अगर 3 हो जाए तो आंसर आएगा 8। बेसिकली ये 2 इज इक्व टू 8 लिखा हुआ है। समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 9 इज इक्व टू 2, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर 2 हो तो आंसर क्या आएगा? 9। तो ये लिखा हुआ है 3² इज इक्व टू 9। तो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इफ़ ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्व टू एन है, अगर वेयर a is greater than 0 and not equal to 1 and n is also greater than 0, ठीक है? ये इसी तरीके से डिफाइन किया गया, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर इफ़ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n है तो हम इसको लिखते हैं देन log n a इज इक्वल टू x, मतलब a का पावर x होगा तो आंसर क्या आएगा? n। ये साइकिल आप याद रखिए, ठीक है? देखिए अब जो a लिखा हुआ है ये g के नीचे बनाते हैं, और ये n जो है एग्जैक्टली लॉग की लाइन में लिखते हैं। log n मतलब ये एक ही लाइन में लिखेंगे और a जो है नीचे बनाएंगे, सब स्क्रिप्ट में बनाएंगे, ठीक है? अब इस a को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, और इस x को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है? अब बेस की पावर एक्सपोनेंट जो होता है तो एक नंबर होता है, तो इसलिए उसको n बोल देते हैं, मतलब वो एक नंबर है n, ठीक है? तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई। लॉग, अब इसको रीड कैसे करते हैं? हाउ टू रीड? तो लॉग n टू बेस इज इक्व टू x लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? लॉगरिथम ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x। समझ में आया? इसको कैसे रीड करते हैं? लॉगरिथम ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है? अब देखिए हमने डेफिनेशन तो सीख ली, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम क्या क्या है। तो देखिए ये चैप्टर जो है आप डिटेल में मैथ्स में पढ़ेंगे, यहाँ मैं सब कुछ फिजिक्स में जितना काम में आता है खाली उतना ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप चिंता मत करिए कि हम पूरा कैसे कवर करेंगे, तो पूरा मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, मैं आपको काम भर का पढ़ा रहा हूँ, हालांकि सब कुछ ही पढ़ा दूंगा उसमें। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर देखिए कभी कभी आपको ऐसा लिखा मिलेगा लॉग ऑफ n, बेस कुछ नहीं लिखेंगे और ऐसे स्पेलिंग में लिखा होगा LOGN, तो इससे आप क्या समझेंगे ये क्या लिखा हुआ है? मतलब आप सोचेंगे कि ये बेस तो है नहीं सर इसमें, अब क्या ये तो गलत हो गया। तो गलत नहीं है, इसको ये शॉर्ट कट है लिखने का, और लॉन्ग कट क्या है? मतलब इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, लॉग ऑफ n टू बेस 10 लिखा हुआ है ये, मतलब 10 बेस ना लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं LOG और n। स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग जरूर लिखी होनी चाहिए, LOG लिखा होना चाहिए। log n लिखा हुआ है मतलब बेस कितना है? 10, मतलब ये 10 ना लिखें, सिर्फ log लिख दें तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेस कितना है? 10, ठीक है? ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है, कहीं पे ln n भी लिखा होता है कभी कभी। ln का क्या मतलब होता है? ln मतलब नेचुरल लॉग, n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉग, तो नेचुरल लॉग, कभी कभी ln n लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? log ऑफ n टू बेस e, मतलब ये शॉर्टकट है इसको लिखने का, आपको कई जगह लिखा मिलेगा ln2 ln3, तो इसका मतलब क्या है? log ऑफ 2 टू बेस e। अब ये e क्या है? e एक यूलर नंबर है, यूलर्स नंबर। ये यूलर एक मैथमेटिशियन थे,
तो इनके नाम पर ये नंबर है। जैसे पाई एक नंबर होता है 3.14, ऐसे ये यूलर नंबर भी एक नंबर है। इसकी वैल्यू लगभग होती है 2.71, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटेशन है, आपको लिखा मिलेगा। जैसे log 2 लिखा हुआ है कहीं पे, तो मतलब क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 2 बेस 10, मतलब LOG लिखा है तो बेस 10, LN लिखा है तो बेस E, ठीक है। ये शॉर्टकट है लिखने का। अब देखिए इसको इनका कन्वर्जन भी है एक, तीसरी प्रॉपर्टी में मैं लिख रहा हूँ। अगर मान लीजिए कहीं पे log ऑफ x लिखा हुआ है, आप चाहते हैं, अभी तो बेस इसका 10 है, ठीक है, इसको आप ln में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करिए, इसमें 2.303 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ln x में, ठीक है। मतलब बेस क्या बन जाएगा, e। ऐसे लिख सकते हैं इसको, log ऑफ x टू बेस e और ln x, ठीक है। ये कन्वर्जन फैक्टर है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, तो आप इसमें अगर 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 का, तो आंसर आएगा 0.693, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी है। और देखते हैं, जैसे 4th प्रॉपर्टी है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए log ऑफ a टू बेस a, ठीक है। अगर ये नंबर और एक बेस दोनों सेम हो जाए तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1। कैसे, a की पावर कितनी होनी चाहिए कि a ही आए, तो a की पावर 1 ही होनी चाहिए तभी a आएगा, तो इसलिए ये दोनों अगर सेम हो तो आंसर क्या होता है, 1, ठीक है। ऐसी 5th प्रॉपर्टी है, अगर log ऑफ 1 टू बेस a लिखा हुआ है, तो अब सोचिए a की कितनी पावर होनी चाहिए कि आंसर 1 आए, तो 0 होनी चाहिए, तो 0, मतलब अगर यहाँ 1 हो जाए तो आंसर हमेशा 0 आएगा, और ये दोनों सेम हो जाए तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब 5th प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ a की पावर x टू बेस b, मतलब ये नंबर है पूरा, है ना, और ये बेस है, तो इसको क्या लिखते हैं, ये जो नंबर की जो होल पावर होती है, मतलब होल की पावर होनी चाहिए, है ना, तो होल की पावर क्या है, x, तो वो पावर आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है, x log a टू बेस b, समझ में आया ना, ये पावर आगे आ जाती है और ये ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ 16 टू बेस 2, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 2 की पावर 4 टू बेस 2, तो ये 4 आगे आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 कितना होता है, 1, तो कितना आंसर आया, 4। समझ में आई ये प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a टू बेस b की पावर x, अभी बेस है b की पावर x और नंबर है सिर्फ a, ठीक है, तो पहले नंबर की पावर थी, अभी बेस की पावर, तो इसमें हम कैसे चेंज करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें डिवाइड होता है, तो 1/x log ऑफ a टू बेस b। तो अगर मान लीजिए कहीं पे एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिखा है log ऑफ 2 टू बेस 16, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे log ऑफ 2 टू बेस 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 1/4 log ऑफ 2 टू बेस 2, तो आंसर कितना आया 1/4। समझ में आई ये प्रॉपर्टी। अब ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में भी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है log ऑफ 16 टू बेस मान लीजिए √2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे log ऑफ 2 की पावर 4 और इसको लिखेंगे 2 की पावर हाफ, तो देखिए 4 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में और हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या वो बनेगा log ऑफ 2 टू बेस 2, तो ये 1 हो गया और 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आंसर आया 8। तो इतनी प्रॉपर्टी समझ में आई। अब देखिए 7th प्रॉपर्टी होती है log ऑफ mn, अगर कहीं लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, मान लीजिए और भी मल्टीप्लिकेशन हो MNOP, ऐसे कई जितने मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो लॉगरिथम जब भी मल्टीप्लिकेशन के आगे लगता है तो मल्टीप्लिकेशन को समेशन में बदल देता है, मतलब log ऑफ ए बराबर हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ o प्लस log ऑफ p, और होते तो और ऐड करते जाते, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं एक आपको,
जैसे मान लीजिए log ऑफ 6 कहीं लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 इंटू 3, तो मतलब क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। समझ में आया। एक और एग्जांपल मान लीजिए, आपसे पूछा जाए इफ़ log ऑफ 2.3 है, मान लीजिए गिवन है, देन फाइंड log 40। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको log 40 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 4 इंटू या फिर log ऑफ 2 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा ये log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10। तो यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ और LOG है, तो इसका मतलब बेस क्या है 10, तो 10 और 10 सेम हो गया तो कितना हुआ 1। log 2 दे रखा है 0.3, तो 1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 कितना हुआ 1.6। समझ में आई ये प्रॉपर्टी। अब देखिए 8th प्रॉपर्टी क्या है, 8th प्रॉपर्टी है log ऑफ m अपॉन n लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट की जगह अभी यहाँ डिवीजन है, तो प्रोडक्ट सब में बदलता था, अब डिवीजन किस में बदलता है, सब्ट्रैक्शन में, तो उसको हम लिखेंगे log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए log ऑफ मान लीजिए log ऑफ 2 दे रखा है 0.3 और आपसे पूछा जाए कैलकुलेट log ऑफ 0.4, log 2 दे रखा है 0.3 तो पूछा जाए log 0.4 बताइए कितना होगा, तो देखिए क्या लिखेंगे, log ऑफ 0.4 को लिखेंगे हम log ऑफ 4/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 10। ठीक है, और log 4 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 टू पावर 2 माइनस, और ये 1 हो जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा तो लिखेंगे 2 log 2 माइनस 1, और log 2 कितना दे रखा है 0.3, तो कितना हुआ 2 इंटू 0.3 माइनस 1 मतलब माइनस ऑफ 0.4। समझ में आया ये प्रॉपर्टी आपको। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम बोलते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम, तो देखिए क्या होता है ये बेस चेंजिंग थ्योरम, अगर log ऑफ a टू बेस b लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/log ऑफ b टू बेस a, मतलब ये इंटरचेंज हो जाते हैं अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो, और ये बराबर होता है log ऑफ a/log ऑफ b। अब यहाँ पर कोई भी बेस लिख सकते हैं आप c, जो आपके मन में आए, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए बस, और शर्त ये है c ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम बोलते हैं। ये कभी कभी लॉग नेचुरल लॉग ई और 10 या फिर कोई भी बेस चेंज करने में हेल्प होती है इससे। ठीक है, तो यहाँ लॉगरिथम ख़त्म हो गया। अभी आप इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं फिजिक्स में बहुत काम में आएगा, तो इसको रिवाइज भी करते रहिएगा जिससे आपको ये याद रहे। थैंक यू वेरी मच।